हाय, अब इस लेक्चर में हम एलिमेंटर प्रो यूज़ करना सीखेंगे। एलिमेंटर प्रो यानी प्रीमियम प्लगइन एलिमेंटर का, वो कैसे हमें इंस्टॉल करना है, किस तरह से हमें यूज़ करना है और आखिर उस प्लगइन को इंस्टॉल करने से कौन कौन से फीचर्स एक्सपैंड हो जाते हैं। तो वापस चलते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होता है। पहले हम एलिमेंटर प्रो प्लगइन को अपलोड करेंगे। ये रहा अपलोड प्लगइन का ऑप्शन। ब्राउज पे जाना है, जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करोगे। सो मेरे पास ये रहा एलिमेंटर प्रो। इस तरह की जिप फाइल आपके एंड पे भी दिखाई देगी। सिंपली अपलोड या ओपन कर लेना, इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। ओके, सो इस प्लगइन को चलिए एक्टिवेट कर लेते हैं। सो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड हैं। ये है एलिमेंटर का फ्री वर्जन, ये है एलिमेंटर प्रो और ये है अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन, है ना। एंड देन यहाँ पे हमें दिख रहा है WP फॉर्म्स लाइट। इस WP फॉर्म्स प्लगइन की हेल्प से हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया था। और बाकी यहाँ पे काफी सारे और भी प्लगइन्स है, जैसे होस्टिंगर AI, होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग, होस्टिंगर टूल्स, लाइट स्पीड कैश वगैरह छोड़ देंगे। इन तीनों प्लगइन्स को फिलहाल हमें डिलीट कर देना है। तो सिंपली हम बल्क एक्शन पे चलते हैं, डिलीट पे चलते हैं, अप्लाई कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो जो भी यूजलेस प्लगइन्स हैं, जिन्हें हम यूज नहीं कर रहे हैं अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट जर्नी में, उन सभी प्लगइन्स को हमें हटा देना होता है। एक बार फिर से हम प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स वाले पेज पे चलते हैं। अच्छा, एक डिफरेंस मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे यहां पर देखो, लाइट स्पीड कैश जो प्लगइन है, इसका फॉन्ट और एलिमेंटर प्रो या अदर प्लगइन्स का फॉन्ट आप देख रहे हो डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? ये लाइट स्पीड कैच एक ऐसा प्लगइन है जो हमारी वेबसाइट में सिर्फ इंस्टॉल्ड है, अभी ये एक्टिव नहीं है, मतलब काम नहीं कर रहा है, बस ये आइडल स्टेट में इंस्टॉल्ड है। और बाकी जितने भी अदर प्लगइन्स हैं, जैसे एलिमेंटर है, बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव प्लगइन है, हमारी वेबसाइट में वर्किंग सिचुएशन में है ना। ये भी वर्किंग सिचुएशन में है, ये भी है और ये भी है। फिलहाल हमने बैकअप क्रिएट करने का और रिस्टोर करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम चाहें तो इस अपड्राफ्ट प्लस वाले प्लगइन को डीएक्टिवेट करके डिलीट भी कर सकते हैं। बैकअप डिलीट नहीं होगा, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाले प्लगइन को भी चाहे तो हम यहां से डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अच्छा, एलिमेंटर प्रो पे यहां पे क्या दिखा रहा है? कनेक्ट एंड एक्टिवेट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो फिर ये elementor.com से कनेक्ट करने के लिए कहेगा और आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। अब ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको $59 पे करने पड़ेंगे। तो मेरी टीम आपकी इस लाइव वेबसाइट पे एलिमेंटर को कनेक्ट एंड एक्टिवेट करके देगी। मतलब हम अपने एंड से elementor.com के सर्वर से आपके साइट को कनेक्ट करवा देंगे, ताकि आपको लाइव अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और आपके एलिमेंटर प्रो प्लगइन को कनेक्ट एंड एक्टिवेट करने के लिए हमारी टीम को आपकी वर्डप्रेस का यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। मतलब जो वर्डप्रेस की आपने वेबसाइट बनाई है ना, ये लाइव डोमेन जो है आपका, इसका यूजर नेम और पासवर्ड हमें चाहिए होगा। क्यों जरूरत है मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं अभी यहां पे कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे देखिए क्लिक करूंगा, तो ये मुझे elementor.com की वेबसाइट पे लेकर के जाएगा। अब चूंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी elementor.com पे बना हुआ है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी लाइसेंसेस खरीद रखे हैं, तो मैं अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकता हूं और आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करवा सकता हूं। बट आपके पास elementor.com का लाइसेंस वगैरह तो है नहीं, ना ही आपने $59 वहां पे पे किए हैं। आपके पास लाइसेंस होगा ही नहीं, तो आप उसे कनेक्ट भी नहीं करवा पाओगे, मतलब आप इस प्लगइन को यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें आपका वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, ताकि हम elementor.com से आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करवा सकें। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी टीम आपको इन्फॉर्म भी कर देगी, फिर चाहो तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह चेंज भी कर लेना। अच्छा, कई सारे लोग को ऐसा लगता भी है कि सर अगर हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड आपको दे देंगे भाई, तो आप कुछ हैक कर लोगे ना, ऑल दैट। यार सीधी सी बात है, आपकी वेबसाइट जो आपने कंटेंट रखा हुआ ना, मैं खुद ही आपको सिखा रहा हूं, इसके ऊपर कोई ऐसा सेंसिटिव कंटेंट तो है नहीं कि आपके क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल्स वगैरह यहां पे पड़ी हैं या कोई बैंक डिटेल्स पड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम हैक करेंगे भी क्या? ना ही इतना टाइम हमारी टीम के पास है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप एलिमेंटर प्रो प्लगइन यूज कर पाओ, और यही एक तरीका है एलिमेंटर प्रो प्लगइन को एक्टिवेट करने का। एंड दैट इज द रीजन हमें आपके वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। मुश्किल से 2 मिनट का काम रहता है। हाँ, लॉगिन डिटेल्स आपको सिर्फ इसी ईमेल एड्रेस पे भेजनी है। ये हमारा वेरीफाइड, हमारा सपोर्ट ईमेल है। इसके अलावा किसी और ईमेल एड्रेस पे मत भेज देना। अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। बाकी इस ईमेल पर अगर आप भेजोगे, आपकी साइट एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगी और 24 घंटे के अंदर आपको एलिमेंटर प्रो आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेटेड मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो एकदम से तुरंत 2 मिनट के अंदर नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस 2 मिनट का है, लेकिन हाँ, हमें सारी वेबसाइट्स को चेक करने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है। कम से कम 2, 4, 6, 8 या मैक्सिमम 24 घंटे का आपको वेट करना होता है। सो अभी यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है रेडी टू यूज एलिमेंटर प्रो। तो इस तरह से फिलहाल हमारी टीम ये वाला काम कर देगी, लाइसेंस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और एलिमेंटर प्रो आपकी वेबसाइट पर प्रॉपर तरीके से काम करेगा।
दूसरी चीज़, काफ़ी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया हमारी टीम को, कहते हैं सर हमारी एक साइट पे आपने लाइसेंस एक्टिवेट कर दिया, अब दूसरा भी डोमेन है उस पर भी करके दो, तीसरा भी है उस पर करके दो। देखो लाइसेंस जो होता है ना, इसमें हमारी कॉस्ट आती है, मतलब हमें खरीदने पड़ते हैं लाइसेंसेस, तो वहाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया है। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एक ही साइट पर आपको एलिमेंटर प्रो मिल सकता है, वो भी 1 साल के लिए। आप जिस डोमेन पर करना चाहो उस पर आप करवा लो। अब बाकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स भी हैं जो मतलब एलिमेंटर प्रो लेने के चक्कर में वो कोई भी स्कैम करने को तैयार रहते हैं, तो इसलिए हमें सारे वेरिफिकेशंस वगैरह करने पड़ते हैं। एक डोमेन पे या एक वेबसाइट पे 1 साल के लिए आपको एलिमेंटर प्रो इस तरह से एक्टिवेट करके दे दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंटर प्रो हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब हम चलते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस पे जाते हैं। पहले चलेंगे अपने होम पेज पे, तो होम पेज को एलिमेंटर की हेल्प से हम एडिट करते हैं। एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये आप देखो एलिमेंटर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे तो हमारे फ्री वाले एलिमेंटर के विजेट्स हैं, लेकिन यहाँ प्रो वाले देखो सारे विजेट्स अब अनलॉक हो चुके हैं ना, सब कुछ अनलॉक हो गया। नाउ एक काम करते हैं, अपनी रेफरेंस वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं और जो कुछ रह गया था उसे अब कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा डेमो। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं। नाउ पहली चीज जो है वो ये है कि ये शेप्ड डिवाइडर है ना, ये कर्व टाइप का डिवाइडर आखिर हम अपने कंटेनर में कैसे लगाएं। ये एक कंटेनर है जिसके टॉप में भी ये वाला शेप्ड डिवाइडर लगा हुआ है और बॉटम में भी ये वाला डिवाइडर लगा हुआ है। कंटेनर के टॉप में और बॉटम में ये डिवाइडर लगा है। तो हम चलते हैं वापस एलिमेंटर पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर अभी फिलहाल हमारा जो डिवाइडर है एकदम स्ट्रेट सीधा है। कंटेनर की सेटिंग में जाना होगा, स्टाइल पे आप जाओगे, आपको एक नया टैब दिखाई देगा शेप्ड डिवाइडर। ये सिर्फ एलिमेंटर प्रो में ही हमें मिलता है। अब यहाँ पे 2 टैब दिए हैं, टॉप एंड बॉटम। यहाँ पे जो टाइप दिया है टॉप के लिए है, यहाँ पे टाइप जो दिया है वो बॉटम के लिए। पहले हमें कंटेनर के टॉप में एक शेप्ड डिवाइडर लगाना है, तो मैंने टॉप सेलेक्ट किया। टाइप में जाते हैं और यहाँ पे जैसे मैं चूज करता हूँ माउंटेन्स, देखो माउंटेन्स ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ पे मैं चूज करता हूँ ड्रॉप्स, ड्रॉप्स ऐसी दिखाई देती हैं। अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ क्लाउड्स, क्लाउड्स ऐसे दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे देखो यहाँ पे ना आपको स्टाइल मिल जाएंगे। कर्व, कर्व ऐसा दिखाई देगा, है ना। फिलहाल मुझे वेव्स काफी अच्छा लगता है, ये वेव्स है या वेव्स ब्रश भी काफी बढ़िया है, ये काफी सही लगता है मुझे। अपने हिसाब से देख लेना, जो सा आपको लगाना हो वो आप लगा के देख लेना यहाँ से। इसके बाद जब आप कोई भी एक शेप डिवाइडर का टाइप चूज करते हो ना, देन यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन भी आता है, विद भी आती है, हाइट भी आती है, फ्लिप, सब कुछ आता है। अब एक बार विद वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मैं स्लाइडर को बढ़ाता हूँ, देखो चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है ना। इस तरह से देखो विद पे ये काम करता है। अगर मैं इसे लेफ्ट में लेता हूँ तो विद इतनी हो जाती है ना। देन हाइट, हाइट का मतलब गहराई, देखो वेव्स की गहराई, ज़्यादा गहराई हो गई, हम इसे कम भी कर सकते हैं। इतना अगर आपको सही लग रहा है ऐसा रख लो। अगली चीज क्या है, ये जो शेप्ड डिवाइडर है ना, इसका कलर देख रहे हो, ये व्हाइट व्हाइट टाइप का कलर आ रहा है यहाँ पे, ये जो कलर है। जबकि हमारा जो ऊपर कलर है वो कौन सा कलर है, वो थोड़ा सा ऑफ व्हाइट टाइप का है। तो हमें यहाँ पे भी ऑफ व्हाइट टाइप का ही कलर चाहिए। अब ये ऑफ व्हाइट टाइप का कलर हमने कैसे लगाया था, पूरे पेज के बैकग्राउंड में लगा दिया था। और पेज के बैकग्राउंड में कलर कहां से लगाते हैं, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे सेटिंग्स का आपको एक आइकन मिलेगा, इस पर आप जाओगे स्टाइल में और यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में कलर हमने चूज कर रखा था। ये इसका कलर कोड क्या था, F5 F5 F5, कॉपी कर लिया। वापस आते हैं शेप्ड डिवाइडर पे, कंटेनर की सेटिंग में गए, देन स्क्रॉल डाउन किया स्टाइल पे, ये शेप्ड डिवाइडर है। कलर में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वही सेम कलर, देखो पूरा ब्लेंड हो गया, पूरा मिक्स हो गया ना। अब ये एकदम बढ़िया सा लग रहा है। सिमिलरली हम बॉटम के लिए भी एक शेप्ड डिवाइडर यूज कर लेते हैं। तो बॉटम अभी फिलहाल एकदम प्लेन सा है ना। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल प्लेन सा है ये। अब यहाँ पे चूज कर लेते हैं वेव्स पैटर्न, देखने कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखाई देता है। ओके, वेव्स ब्रश तो हम यूज कर ही चुके हैं, वेव्स देख लो ऐसा दिखाई देगा वेव्स। ओके, एरो देखते हैं, एरो ऐसा दिखेगा, मजा नहीं आ रहा है। स्प्लिट ऐसा दिखाई देता है। यहां पर पिरामिड्स देखते हैं, पिरामिड कैसा दिखता है, पिरामिड ऐसा दिख रहा है। बेहतर ये होगा जो हमने टॉप में यूज किया है ना, वही हम बॉटम में यूज करें, वेव्स ब्रश, है ना। इतना करने के बाद पेज को अपडेट कर देते हैं और अपने इस पेज के फ्रंट एंड को हम चेक कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आप देखो इस तरह का आ रहा है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये जो आपको वेव यहां पे दिख रही है ना, लाइन दिख रही है, ये बेसिकली इस कंटेनर की बॉर्डर लाइन है। ये क्या है, ये बॉर्डर लाइन है। आपको डिजाइन ऐसा ऐसा कर्व जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये बॉर्डर लाइन है। पहले एकदम स्ट्रेट बॉर्डर था, अब ये कर्व वाला बॉर्डर है, लेकिन ये बॉर्डर की लाइन है। अब यहां पे एक चीज मैं देख पा रहा हूं, ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है और ये जो अंदर कंटेंट है कंटेनर का, दोनों ओवरलैप हो गए हैं।
हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी कंटेनर का बॉर्डर उसके अंदर जो एलिमेंट रखा हुआ है उसके बीच में अगर गैप ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, आपको मालूम है ना, हम पैडिंग इंक्रीज करते हैं। तो क्यों ना हम इस कंटेनर की टॉप पैडिंग को इंक्रीज करें ताकि ये जो सोशल इंजन एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन लिखा है ये अंदर की तरफ आ जाए, मतलब इस वाले कलर के अंदर आ जाए। तो वापस चलते हैं सिंपली कंटेनर की सेटिंग के ऊपर एंड देन एडवांस्ड में जाएंगे और यहां पे टॉप पैडिंग को और बढ़ाओ। जब आप टॉप पैडिंग को बढ़ाओगे तो देखो गैप अपने आप ऐड होता चला जाएगा। मैं यहां पे 200 पिक्सल कर देता हूं, मतलब जो कंटेनर की बॉर्डर अब कौन सी है, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये पूरी लाइन जो जा रही है ना, ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर और कंटेनर के बीच में गैप आ गया और टॉप में ऐड किया तो टॉप में गैप आ गया। सिमिलरली यहां पे कंटेनर की बॉर्डर ये जा रही है और ये जो अंदर एलिमेंट्स है बेसिकली, मतलब जो कंटेनर है वो इसके लिए तो एज ए एलिमेंट ही है ना, तो बॉटम में भी हम एक काम करते हैं 200 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर देते हैं। देखो अब ये काफी सही लग रहा है, चाहो तो इसको 250 पिक्सल भी कर सकते हो इस तरह से। अब हम अपडेट कर देते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देखो है ना कितना सही लग रहा है। ये एलिमेंटर प्रो में आपको शेप्ड डिवाइडर मिल जाता है और इस तरह से आप और भी अमेजिंग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर हमने टेस्टिमोनियल्स क्रिएट किए थे, है ना, एक रो हमने बना रखी थी, इसे चलो अभी फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं टेस्टिमोनियल कैरोसेल आपको यूज करके दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, इस वाले टेस्टिमोनियल को भी हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लेंगे TESTI, तो ये अनलॉक हो चुका है टेस्टिमोनियल कैरोसेल। इसे आप ड्रॉप कर दोगे इस वाले कॉलम में, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो इसका भी फॉर्मेट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसकी सेटिंग ओपन करोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। इसका मतलब क्या है, ये टेस्टिमोनियल 1 यहाँ पे आएगा, इसमें टेस्टिमोनियल 2 जाएगा, इसमें 3 जाएगा, मतलब आपको अलग अलग से लेना नहीं पड़ेगा और ऐसे स्लाइड करता रहेगा ये। पहले मैं फर्स्ट वाले को एक्सपैंड कर लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कोई भी एक रिव्यू लिख सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक रिव्यू जरूर राइट कर दीजिएगा मेरे इस कोर्स के लिए। अब सिंपली मैं अपने रिव्यू वाले पेज पे चलता हूं जो कि है saddamkasim.com/REVIEW रिव्यू। आई थिंक रिव्यू है या रिव्यूज होगा, देख लेते हैं, रिव्यू ही है, REVIEW, है ना। तो एक बार हम यहां पर आ गए और व्यू ऑल गूगल रिव्यूज़ पे चलते हैं। तो यहाँ से कोई एक रिव्यू चलो उठा लेते हैं, जैसे अभी एक हफ्ते पहले किसी ने रिव्यू छोड़ा हुआ है, या फिर कोई और सा रिव्यू चलो उठाते हैं, जैसे कि ये वाला उठा लेते हैं, सद्दाम सर टीचिंग मेथड इज़ वेरी गुड वगैरह वगैरह, पंकज वाधवान ने लिखा हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, वापस आते हैं और यहाँ पर हम रिव्यू को पेस्ट कर देते हैं। अगली चीज़, कस्टमर का नाम हमें यहाँ पे पुट करना होगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ PNKAJ पंकज, और टाइटल में हम टाइप कर देंगे एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, ठीक है। एक रिव्यू हमारा रेडी हो गया। फोटो अगर आप लगाना चाहो कस्टमर को तो लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी जो फोटो मैंने अपना खुद का अपलोड किया ये लगा सकते हैं, या फिर चलो इनमें से कोई एक फोटो ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोटो आ गया। इसके बाद हमें सेटिंग करनी है। अब सेटिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने क्या बताया था, या तो आप एक एक करके सेटिंग टैब में जाओ, सारी सेटिंग करो, या फिर यहाँ पे ये एलिमेंट बना है ना, राइट क्लिक करो, कॉपी करो इसे, एंड देन इस वाले एलिमेंट पे राइट क्लिक करो और पेस्ट स्टाइल कर दो, तो सारी सेटिंग पेस्ट हो जाती है एक क्लिक में। बहुत अच्छा तरीका है ये, है ना। अब इसके बाद वापस कंटेंट पे चलते हैं। अदर 2 को हम फिलहाल अभी रिमूव कर देते हैं, फर्स्ट वाले को हम सिर्फ डुप्लीकेट करेंगे। अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर सही समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैनुअली जाके हम टेक्स्ट कलर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट में गए और टेक्स्ट कलर यहाँ पे क्या दे रहा है, 7A, मतलब ग्रे टाइप का है, वाइट कर दो। सिमिलरली नाम का कलर जो है उसे भी वाइट कर देंगे, एंड जो टाइटल कलर है इसे थोड़ा सा ऑफ वाइट रखते हैं, बस इतना काफ़ी है ना। अच्छा ये जो हमारे पास टाइटल है ना, इसका भी जो फॉन्ट स्टाइल है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको भी कर देंगे मैन रोप। ओके अब ये सही लग रहा है मुझे। वापस फिर से कंटेंट टैब पे आते हैं। अब दूसरा रिव्यू है, मैं फिर से अपनी प्रोफाइल पे जाके कोई दूसरा रिव्यू उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ये इनका रिव्यू लिखा हुआ है। मतलब देखो लोग ना रिव्यू लिखते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम निकाल के थोड़ा सा एक अच्छा सा रिव्यू लिख दीजिए। अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा अच्छा ही लिखो, बस जैसा भी आपको कोर्स लग रहा है ना एक रिव्यू ज़रूर राइट कर दीजिएगा। ये काफ़ी बड़ा हो गया तो यहाँ पे हाइट भी इसकी बढ़ गई है, कोई छोटा रिव्यू लेते हैं यार, जैसे यहाँ पर चलो इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ मनी कुमार का, ठीक है। वापस आते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा इनका रिव्यू, सॉरी। ओके इसके बाद नाम चेंज कर देते हैं मनी कुमार, और यहाँ पे मान लीजिए फ़ोटो कोई फीमेल का लगा देते हैं इस तरह से,
ठीक है। तो यहाँ पे भी फिलहाल मैंने 2 रिव्यूज़ क्रिएट किए हैं, देखो स्लाइड होते रहेंगे। देन आफ्टर स्किन का ऑप्शन आ रहा है, डिफ़ॉल्ट है, आप चाहो तो बबल की तरह भी कर सकते हो, तो इस तरह से देखो दिखाई देगा। बबल फिलहाल मुझे सही नहीं लगता, डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादा बेटर है। देन लेआउट मतलब ये इमेज वगैरह आ रही है ना, आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं इमेज स्टैग्ड करूंगा, देखना कैसा दिखाई देगा फोटो, इस तरह का दिखाई देगा। अगर मैं इमेज अबव कर देता हूं तो फोटो ऊपर चली जाएगी। देखो बहुत सारे ना आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। फ्री वाले वर्जन में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर लेना। मैं इसको फिलहाल ऐसा रखूंगा। हम चाहें तो अलाइनमेंट भी लेफ्ट कर सकते हैं, देखो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर या राइट, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। स्लाइड्स पर व्यू, एक टाइम पे कितनी स्लाइड्स दिखानी है, अभी फिलहाल डिफॉल्ट है। अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो 2 के 2 एक साथ देखो दिखाई देंगे। फिलहाल मुझे एक ही रखना चाहिए, है ना। इसके बाद स्लाइड्स टू स्क्रॉल, कितनी स्क्रॉल हो एक बार में, एक ही स्क्रॉल होनी चाहिए। नाउ अब जो लेफ्ट वाला है ना, इसे डिलीट कर देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा रिव्यू आ गया। अब जब एक ही रिव्यू दिखा रहे हैं तो इस केस में हम 2 स्लाइड भी दिखा सकते हैं, दोनों अगल बगल दिखाई देंगे इस तरह से, है ना। फिर हम स्क्रॉल कर सकते हैं, अगला आ जाएगा, फिर स्क्रॉल करेंगे एंड सो ऑन। तो ये भी काफ़ी सही लग रहा है अपने हिसाब से, बाकी आप देख लेना। तो ये आपको प्रीमियम एलिमेंटर में मिल जाता है, मतलब एलिमेंटर प्रो में। आगे बढ़ते हैं, इस पेज को फिलहाल अपडेट कर देंगे पहले तो, और बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग वाले पेज पर, है ना। हमारा ब्लॉग वाला पेज बिल्कुल एम्प्टी है। जो हमने बैकएंड में पोस्ट लिखी हुई है, आखिर वो इस पेज पे हम कैसे दिखा सकते हैं। तो पहले तो हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, ताकि ब्लॉग की एडिटिंग स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन आफ्टर यहाँ पे कंटेनर हमने पहले लिया हुआ था, प्लस पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे सर्च करना है POST। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा पोस्ट्स वाला एक विजेट, ये आपको एलिमेंटर प्रो में ही मिलता है। इसे ड्रैग करके बस यहाँ ड्रॉप कर देना। जो भी आपने बैकएंड में पोस्ट लिखी होंगी या आगे लिखोगे, अपने आप फ्यूचर में ब्लॉग वाले पेज पे दिखती रहेंगे। ये एक डायनेमिक विजेट होता है। तो एक पोस्ट मैंने ये वाली बनाई थी, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, वो दिख रही है। एक बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से मिलती है, वो दिख रही है। इसी तरह से जितनी भी आप पोस्ट मतलब राइट करते जाओगे बैकएंड में, वो आपको इस पेज में दिखती जाएंगी। इसकी कुछ स्किन्स भी होती हैं। ये लेआउट अच्छा नहीं लग रहा है। स्किन देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आप कार्ड्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो कार्ड्स मुझे काफी हद तक बढ़िया लगता है। देखो इस तरह की पोस्ट दिखाई देगी। अब इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये फीचर्ड इमेज है कि आप दिखाना चाहते हो, ये कैटेगरी है कि ये भी आप दिखाना चाहते हो, ये ऑथर का प्रोफाइल फोटो यहाँ पे आ जाएगा, पोस्ट का टाइटल आएगा। इसे कहते हैं एग्जर्प्ट, थोड़ा सा टेक्स्ट होता है पोस्ट का, एग्जर्प्ट कहलाता है। कितना बड़ा आपको एग्जर्प्ट दिखाना है, रीड मोर का बटन, डेट दिखानी है, नो कमेंट्स या कमेंट्स दिखाने हैं, इन सबकी सेटिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगी। तो पहली चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्या दिया हुआ है, इमेज रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर मैं लार्ज कर देता हूँ, ये लार्ज, तो इमेज जो है ना मतलब बड़ी छोटी होती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 150 बाय 150 कर दूंगा, देखना इमेज इस तरह कट जाती है ना। तो फिलहाल 300 बाय 300 ही ज्यादा बेटर है। देन टाइटल क्या आप दिखाना चाहते हो, यस और नो। टाइटल मतलब ये, अगर मैं हाइड कर दूंगा तो टाइटल गायब हो गया। तो फिलहाल टाइटल तो हमें दिखाना ही चाहिए। देन इसके बाद एग्जर्प्ट, यहाँ पे एग्जर्प्ट मतलब ये थोड़ा सा जो टेक्स्ट होता है पोस्ट का, वो आप दिखाना चाहते हो नहीं, तो ऑफकोर्स हमें दिखाना ही है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देन आफ्टर रीड मोर बटन, दिखाना है क्या, जी मुझे दिखाना है। यहाँ पे आप रीड मोर का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे रीड मोर लिखा है, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, लर्न मोर। देखो लर्न मोर यहाँ पे लिख करके आ जाएगा और पोस्ट से कनेक्टेड भी रहेगा। देन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बैज दिखा रहा है। बैज का मतलब ऊपर, ये कैटेगरी वाला बैज, सोशल मीडिया कैटेगरी के अंदर मैंने इस पोस्ट को असाइन किया था। तो इस बैज को क्या हम दिखाना चाहते हैं, इसको भी यस रखेंगे फिलहाल। बाकी और यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, मतलब जो हमारा ब्लॉग वाला पेज है। देखो ये पोस्ट दिख रही है ना, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखना पोस्ट वाला पेज ओपन हो जाता है। मतलब कोई भी नई पोस्ट जब आप फ्यूचर में ऐड करोगे, राइट करोगे, वो अपने आप यहाँ पे आती जाएगी। कोई तीसरी पोस्ट लिखोगे तो वो यहाँ बगल में आ जाएगी, फिर चौथी लिखोगे वो और नीचे आती जाएगी, अपने आप सारी पोस्ट आती हैं। तो बेसिकली ब्लॉग वाला जो पेज है ना, ये एक तरह का डायनेमिक पेज हमारा बन चुका है। बाकी काफी सारे और भी फीचर्स हैं इसमें। एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म ये वाला क्रिएट किया था ना, ये WP फॉर्म की हेल्प से क्रिएट किया था, मतलब थर्ड पार्टी हमने प्लगइन यूज किया। बट एलिमेंटर प्रो में पहले से एक फॉर्म वाला एलिमेंट अवेलेबल होता है। तो अब मैं इस पेज को एडिट करूंगा। नाउ एक काम करते हैं, इस फॉर्म वाले एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं। मतलब हमने शॉर्ट कोड लिया था ना, शॉर्ट कोड को डिलीट कर देते हैं। ये वाला बॉक्स खाली हो गया, प्लस पे क्लिक करो, यहां पे सर्च करेंगे FORM। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म, ये वाला फॉर्म, इससे आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे। अब आप एलिमेंटर की हेल्प से ही पूरा फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, आपको अलग से WP फॉर्म प्लगइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है और इसमें फॉर्म हम काफी हद तक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो पहले हम फॉर्म को एडिट करेंगे, एक दो फील्ड और ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नेम दिया हुआ है ना,
नेम लेबल यहाँ ऊपर लगा हुआ है, देन ईमेल लेबल है, इसके बाद मैसेज है। भाई जब प्लेस होल्डर पहले से ही है तो हमें लेबल की क्या जरूरत है, हम यहाँ से लेबल को हाइड कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, एक क्लिक में सारे लेबल हाइड हो गए। ठीक, दूसरी चीज क्या है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेम की जगह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली फील्ड होनी चाहिए अगल बगल, है ना। तो यहाँ देखो नेम वाली फील्ड तो ऑलरेडी थी, इसमें प्लेस होल्डर हम चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक, और यहाँ पे इसकी विद आप कर दोगे 50%। देखो 50% हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक नई फील्ड हम फिर से ऐड करेंगे और यहाँ पर भी इसका नाम हम क्या दे देंगे, लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम। ये लेबल जो है ना बेसिकली हमारे लिए रहेगा, जब हमें ईमेल रिसीव होगा तो हमें पता रहे ना कस्टमर का भी लास्ट नेम क्या है। तो यहाँ पे लास्ट नेम मैंने लिख दिया और प्लेस होल्डर में भी हम लिख देंगे लास्ट नेम। तो प्लेस होल्डर बेसिकली यूजर के लिए रहेगा जो फॉर्म को फिलअप करेगा, उसे समझ में आएगा भाई इस वाले बॉक्स के अंदर हमें लास्ट नेम फिलअप करना है। अच्छा, ये किस टाइप की फील्ड रहने वाली है, जो नाम होता है वो एक तरह का टेक्स्ट होता है, तो हमें यहाँ पे हमेशा टेक्स्ट फील्ड को ही चूज करना है नाम के केस में। अगर आपको किसी का ईमेल एड्रेस रिसीव करना होता है कि कस्टमर अपना ईमेल एड्रेस फिलअप करे, तो फिर हम ईमेल वाली फील्ड लेंगे। ऐसे बहुत सारी फील्ड यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो एलिमेंटर प्रो की हेल्प से आप एक एडवांस्ड फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इसे टेक्स्ट पे छोड़ देंगे और इसकी विद भी हम कर देते हैं कितनी, 50%। तो ये हो गए 50%। अब अगला काम क्या करें, दोनों को अगल बगल कैसे रखा जाए। ये लास्ट नेम जो है ना इसको उठा करके नेम के बाद रखो, ये अपने आप नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और एक काम और कर लेना, ये लेबल वाला बॉक्स है ना इसके अंदर फर्स्ट नेम लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए होता है ना, हमें पता रहना भैया कि हाँ फर्स्ट नेम कौन सा है। अगर आप इसे मैंडेटरी बनाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे से यस करोगे और इस वाले फील्ड में भी इसे हम यस कर देते हैं। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। अगर कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई ईमेल वगैरह लेना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ईमेल का तो फील्ड देखो ऑलरेडी एडेड है, ऐड आइटम पे करते हैं। अब जो व्हाट्सएप नंबर होता है वो किस तरह की फील्ड होती है, वो सिर्फ डिजिट्स को ही एक्सेप्ट करता है। तो यहां पे हम चूज करेंगे नंबर वाली फील्ड। कहां है नंबर, ये रहा नंबर, ताकि कोई भी यूजर अल्फाबेट्स एंटर ना कर सके। और यहां पर हम टाइप कर देते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, सेम ये तो खैर हमारे लिए हो गया। यूजर के लिए हम यहां पे टाइप करेंगे प्लेस होल्डर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, मैंडेटरी करना हो तो यस कर देना, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हो। और इसे मैं पुट करूंगा ईमेल से जस्ट पहले। देखो ईमेल के पहले व्हाट्सएप नंबर आ गया। अगर मुझे सर्विसेज वाला बॉक्स क्रिएट करना है ताकि यूजर सर्विस सेलेक्ट कर सके, तो कैसे करेंगे, ऐड आइटम पे चलते हैं। पहले सर्विस सेलेक्ट करने के लिए हमें किस टाइप की फील्ड लेनी पड़ेगी, हमें लेना होगा या तो सेलेक्ट बॉक्स या फिर रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स। चेक बॉक्स और सेलेक्ट बॉक्स में क्या फर्क है, चेक बॉक्स में यूजर एक से ज्यादा सर्विसेज को चेक कर सकता है, वहां पे चेक बॉक्सेस बन के आते हैं। जबकि सेलेक्ट बॉक्स में एक टाइम पे या तो एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करवा सकते हो या मल्टीपल ऑप्शंस। बट रेडियो बटन केस में एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, यहां पे हम रेडियो बटन चलो यूज करते हैं इस बार। ठीक है, जैसे मैंने रेडियो चूज किया, अब यहां पे आप लेबल प्रोवाइड कर दोगे। रेडियो बटन के केस में लेबल जरूरी है, तो मैं यहां पे टाइप कर देता हूं सर्विसेज इंटरेस्टेड इन। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहां पर हमें रेडियो बटन की वैल्यूज टाइप करनी होगी, जैसे कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट या फिर ई कॉमर्स डेवलपमेंट या फिर एसईओ या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ठीक है, और इस फील्ड को भी हम चाहें तो मैसेज के ऊपर इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको इसका बेसिकली ओरिएंटेशन चेंज करना है, देखो यहाँ पे इनलाइन लिस्ट दिया हुआ है ना, आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये चेंज भी हो जाता है। फिलहाल इसी तरह से आप मल्टीपल फील्ड्स को ऐड कर सकते हो। किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर आपको कलेक्ट करनी है तो ऐड आइटम पे फिर से क्लिक करो। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आप डेट वाला एक फील्ड चूज करोगे और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कमांड ए कमांड सी, मतलब कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और प्लेस होल्डर में भी आप डेट ऑफ बर्थ लिख दो। मैंडेटरी करना है तो आप रिक्वायर्ड कर दोगे इसे, और इसे भी हम उठा करके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, आफ्टर दैट एक बार हम इस पेज को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को चेक करते हैं। तो मैं वापस जाऊंगा व्यू पेज पर और देखते हैं कैसा फॉर्म दिख रहा है। देखो फॉर्म इस तरह का दिखाई देता है। इस फॉर्म को आप कलर वगैरह बड़े आराम से आप चेंज कर सकते हो स्टाइल टैब पे जा करके। कैसे करेंगे, चलते हैं स्टाइल टैब पर। पहले तो इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा। अब स्टाइल पे आ गए ना, यहाँ पे देखो फॉर्म के लिए अलग सेटिंग दी है, फील्ड्स के लिए यहाँ पे दी है, बटन्स के लिए यहाँ पे, मैसेजेस के लिए यहाँ पे, स्टेप्स के लिए यहाँ पे, सारी सेटिंग देखो दी होती है। ठीक है, पहले चलते हैं फॉर्म में। फॉर्म को थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। कॉलम्स गैप, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखो हर एक कॉलम के बीच में कितना कितना गैप चाहिए। ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम है ना, यहाँ पे कॉलम गैप इतना ठीक रहेगा।
रो गैप मतलब ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इनके बीच में गैप अगर आपको बढ़ाना है इस तरह से बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, चिपका भी सकते हो। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड गैप रखते हैं 10 पिक्सल का। लेबल स्पेसिंग करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमने लेबल दिखाया ही नहीं है। अब हम चलते हैं फील्ड पे। ये रही फील्ड। फील्ड पे जाने से पहले एक काम मैं कर लेता हूँ, ये जो हमारा पूरा पेज है ना, ये वाला जो पूरा पेज है, इसमें एक थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, वही वाला थोड़ा ऑफ वाइट टाइप का, ताकि फॉर्म थोड़ा सा स्टैंड आउट हो सके। तो मैं यहाँ पे हल्का सा इसे ऑफ वाइट करूंगा, बस इतना मुझे ठीक लग रहा है, मतलब वाइट से थोड़ा सा डिफरेंट रहना चाहिए। वापस फॉर्म को एडिट करते हैं। अब हम चलते हैं फील्ड्स में। फील्ड में टेक्स्ट कलर, मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर क्या रहने वाला है, तो कलर ये वाला रहेगा। हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइपोग्राफी, आप फॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना चाहो, मतलब यूजर जो फॉन्ट फिलअप करेगा, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा मैन रोप। हमारी जो वेबसाइट है उसकी थीम से पूरा मैच होना चाहिए। देखो प्लेस होल्डर भी उसी फॉन्ट में लिख गया है ना। बाकी साइज वाइज अपने हिसाब से आप देख लेना। बैकग्राउंड कलर क्या है फील्ड का, व्हाइट है। आप चाहो तो रेड भी कर सकते हो, चाहो तो आप कोई और सा कलर भी कर सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटी एलिमेंटर प्रो में है, बल्कि WP फॉर्म्स में नहीं थी। उसके लिए फिर हमें ना अलग से मतलब CSS क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती हैं, वो थोड़ा सा कोडिंग वाला सीन हो जाता है। तो फिलहाल एकदम प्योर व्हाइट से हम रखेंगे। ठीक है, बॉर्डर का कलर, डिफॉल्ट कलर तो ये मतलब ब्लैक ब्लैक टाइप का है। आप चाहो तो बॉर्डर कलर यहाँ से एकदम व्हाइट भी रख सकते हो, बिल्कुल व्हाइट। तो ये फॉर्म देखो काफी स्टैंडर्ड का लग रहा है ना। बॉर्डर रेडियस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस तरह से। आप चाहो तो गोल फील्ड भी कर सकते हो। देखो फॉर्म एकदम गोल हो गया। फिलहाल एक काम करते हैं, हटा देते हैं, जो डिफॉल्ट है वही मुझे ठीक लग रहा है। अब इसके बाद फील्ड वाले बॉक्स को तो बंद करते हैं। अब चलते हैं बटन्स पे। नाउ बटन में बटन का कलर क्या दिख रहा है ना। नॉर्मल स्टेट में बटन कलर ग्रीन है। हम चाहें तो यहाँ इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम इसे ऑरेंज टाइप का बटन भी बना सकते हैं। अगर आपको ग्रीन से हटा के चेंज करना ऑरेंज, जो कि एक अच्छा कलर लगता है बटन के ऊपर, अगर किसी फॉर्म में हम यूज़ करें, ऑरेंज भी सही है, ब्लैक भी आप ले सकते हो। तो नॉर्मल स्टेट में तो ऑरेंज कलर ठीक है। और होवर में एक काम करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, बिल्कुल ब्लैक। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, इस तरह से। तो फॉर्म भी देखो हमने कस्टमाइज कर लिया। एक बार पेज को अपडेट करके अपने इस कॉन्टैक्ट पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखो कितना स्टैंडर्ड का फॉर्म लग रहा है। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, उनके ऊपर अक्सर इसी टाइप के फॉर्म्स होते हैं, बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं होता, बट देखो फॉर्म कितना स्टैंडर्ड का दिख रहा है बिना बॉर्डर का। तो आप देखो अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज करना भी सीखो। वापस चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपना ईमेल एड्रेस कैसे सेट करेंगे जिसके ऊपर ये सारी डिटेल सेंड होगी। तो इसको फिर से हम एडिट कर लेते हैं। चलते हैं कंटेंट पे। फॉर्म फील्ड्स को बंद करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा है दिया है बटन। पहले चीज़, अगर आप बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहो तो यहीं से बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे सबमिट में क्या सेंड लिखा हुआ है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, सेंड माई INQIRY इंक्वायरी, सेंड माई इंक्वायरी। तो हमने टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर दिया। अपने हिसाब से आप कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एक्शंस आफ्टर सबमिट, मतलब जब फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा तो फिर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 एक्शन लगे हैं, एक है कलेक्ट सबमिशंस, दूसरा है ईमेल। कलेक्ट सबमिशंस का मतलब क्या है, ये सारा डेटा एक जगह पे वर्डप्रेस में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा यहाँ पे एक्शन लगा हुआ है ईमेल, मतलब एडमिन को ईमेल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो एडमिन का ईमेल कौन सा होना चाहिए वो हमें मिलेगा ईमेल्स वाले सेक्शन में। यहां पे देखो सपोर्ट वाला ईमेल मैंने पहले ही एज अ एडमिन सेट कर रखा है, तो ऑटो फिल है। आप चाहो तो इस ईमेल को चेंज भी कर सकते हो, अपना कोई और ईमेल लगा लेना, तो उस ईमेल एड्रेस के ऊपर ये सारी इंक्वायरी चली जाएगी। यहां पे आप चाहो तो सब्जेक्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे सिंपली टाइप कर देता हूं SK डिजिटल हब और INQIRY इंक्वायरी। ठीक है, इतना कर लिया। कलेक्ट सबमिशंस पे अगर हम चलें तो देखिए खुद बताता है कि जो भी डेटा यूजर फिलअप करेगा वो सारा डेटा कहां पे स्टोर होता है। एलिमेंटर में सबमिशंस में आपको वो सारा डेटा मिल जाएगा। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देन स्टेप सेटिंग्स में आपको फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे कस्टम मैसेजेस वाला एक ऑप्शन होता है। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे ना तो सक्सेस मैसेज को आप चेंज कर सकते हो। कोई फॉर्म अगर फिलअप करता है तो क्या मैसेज सामने आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, Your application has been submitted successfully, है ना। चलो मैंने ये लिख दिया। अब एक बार इसको अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज पे ना टेस्टिंग करके देखते हैं। मैं इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करूंगा, देखो सक्सेस मैसेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना नाम फिलअप कर देता हूँ, सद्दाम कासिम। व्हाट्सएप नंबर को डमी नंबर डाल देते हैं, जैसे कि 99999। ठीक है, ईमेल में अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं 14daysclass@gmail.com। सर्विसेज में हम किस में इंटरेस्टेड हैं, मान लो ई-कॉमर्स में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये 2024 है ना, तो मैं इसको लेके चलता हूँ और पीछे मान लो चलो डेट ऑफ बर्थ किसी की है 1 जुलाई 2006, ये चूज़ कर लिया। और यहाँ पे टाइप कर देते हैं I am just a dummy मैसेज। ठीक है,
एंड देन सबमिट माई इंक्वायरी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, जो हमारा कस्टम मैसेज था वो यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं कि ये सारी डिटेल कहाँ पे सेंड हुई है। तो पहली चीज़, मैंने 14 डेज क्लास वाला ईमेल लगा रखा था, उसमें लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ईमेल आया होगा। तो ये मेरा 14 डेज वाला ईमेल का इनबॉक्स है। स्टार्टिंग में ना आपके स्पैम फोल्डर में मैसेज चला जाता है, देखना ये देखो एसके डिजिटल हब इंक्वायरी, है ना। देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, जो फॉर्म में मैंने डिटेल फिलअप की थी ना वो सारी डिटेल यहाँ फिल हो गई है, और आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ देखो यहाँ पे आ जाता है, कौन सा आईपी एड्रेस वगैरह यूज़ किया गया। आप इसे रिपोर्ट नॉट एज स्पैम भी कर सकते हो। अब ये स्पैम फोल्डर में क्यों चला गया? जब एक नया नया डोमेन नेम होता है ना, जैसे अभी हमारा डोमेन नेम क्या है wpseco.com, तो उसकी रेपुटेशन जो ईमेल सर्वर्स है ना उनके सामने ज़्यादा बनी नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है जो फॉर्म में डिटेल फिलअप की गई है ना, जब वो सेंड की जाए तो वो एज ए स्पैम कंसिडर करते हैं। बट जैसे जैसे लोग आपके फॉर्म्स को फिलअप करते चले जाएंगे, थोड़ा बहुत ईमेल का एक्सचेंज शुरू होगा, तो आपके डोमेन की रेपुटेशन बन जाती है, फिर वो स्पैम नहीं रह जाता है। स्टार्टिंग में अक्सर जंक या स्पैम फोल्डर में ही आपका मेल चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था कि आपको सारी डिटेल ईमेल पर रिसीव हो गई। अब दूसरा तरीका क्या है, हम जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे ईमेल्स में देखो आपको मिलेगा सबमिशंस, तो यहाँ पर भी वो सारा डेटा स्टोर होता जाएगा। देखो यहाँ पे 14 डेज क्लास वाला ईमेल हमने मेंशन किया था ना फॉर्म में, वही ईमेल दिख रहा है, और सारी डिटेल अगर आपको देखनी है सिंपली इस पे आप क्लिक करोगे, सारा डेटा आप यहाँ पर भी देख सकते हो कस्टमर ने क्या क्या डिटेल फिलअप की थी। सो इस तरह से एलिमेंटर प्रो यूज करके आप अपनी वेबसाइट को बहुत अमेजिंग बना सकते हो। बहुत सारे मजेदार फीचर्स हैं इसके अंदर, जिससे आप अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो है, ग्रिड है, गैलरी है, स्लाइड्स हैं, लॉगिन वाला फीचर भी आप लगा सकते हो, एनिमेटेड हेडलाइंस है, बहुत सारे फीचर्स हैं। आप चाहो तो एक एक करके यूज करके देख भी लेना। काउंटडाउन टाइमर वगैरह भी है इसमें, रिव्यूज हैं, टेबल ऑफ कंटेंट है ब्लॉग पेज के लिए, और भी ना जाने कितने सारे फीचर्स हैं। जो मेरे काम के फीचर्स हैं बस मैं वही यूज करता हूं। बट ये प्लगइन कमाल का है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल इन वन प्लगइन है। इसके अलावा हमें कोई दूसरा प्लगइन यूज ही नहीं करना पड़ता है। इन केस कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, डेफिनेटली आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।